नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम बात करेंगे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के बारे में। कैल्शियम आप सबको पता है हमारी हड्डियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका रोल सिर्फ हड्डियों तक ही लिमिटेड नहीं है। ये बहुत सारे बॉडी फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। आज हम कैल्शियम के डिसऑर्डर्स स्पेसिफिकली हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं बोन एक्सचेंज से। देखिए हमारी हड्डियां कोई स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली रिमॉडल होती रहती हैं। कैल्शियम का ब्लड और बोन के बीच में डेली एक्सचेंज होता है, रफली 400 मिलीग्राम हर दिन। इमेजिन हमारे स्केलेटन का 10% हर साल चेंज होता है। ये कंटिन्यूअस रिमॉडलिंग क्यों जरूरी है? इससे बोन्स कैल्शियम को स्टोर और रिलीज कर पाती हैं ताकि हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे। हीमोस्टेसिस मतलब बॉडी का इंटरनल बैलेंस बहुत जरूरी है और ये बोन रिमॉडलिंग उसमें ही हेल्प करता है। अब बात करते हैं हाइपरकैल्सीमिया की। हाइपरकैल्सीमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होना। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इसके सिम्टम्स बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को इफेक्ट कर सकते हैं। जीआई सिस्टम की बात करते हैं तो नोसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। रीनल सिस्टम में पोलीयूरिया मतलब ज़्यादा पेशाब आना, डिहाइड्रेशन, रीनल फेलियर और नेफ्रोलिथियासिस मतलब किडनी स्टोन्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में फटीग, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन और सीवियर केसेस में स्टूपर या कोमा भी हो सकता है। और स्केलेटल सिम्टम्स में बोन पेन, टेंडरनेस, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स जैसे कि कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स में मसल वीकनेस और हाइपोटोनिया भी दिख सकता है। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट में हाइपरटेंशन और शॉर्ट क्यूटी इंटरवल हो सकता है। हाइपरकैल्सीमिया के मेजर कोज क्या हैं? प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एक इंपॉर्टेंट कोज है। इसमें यूजुअली पैराथायरॉयड ग्लैंड में एडिनोमा मतलब एक ट्यूमर होता है जो 90% केसेस में देखा जाता है। कुछ केसेस में मल्टीपल ग्लैंड एनलार्जमेंट भी हो सकता है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस जैसे कि मैन 1, मैन 2A और फैमिलियल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी हाइपरकैल्सीमिया कोज कर सकते हैं। रेयर केसेस में कार्सिनोमा यानी कैंसर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फैमिलियल बिनाइन हाइपरकैल्सीमिया FBH भी एक कोज है। सेकेंडरी कोजेज में रीनल फेलियर और विटामिन डी डेफिशिएंसी आते हैं। थोड़ा और डिटेल में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बात करते हैं। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एक कॉमन कंडीशन है जो हर साल काफ़ी लोगों को इफेक्ट करती है। इसकी प्रिवेलेंस जनरल पॉपुलेशन में 0.1 से 0.3% तक होती है। ये कंडीशन वुमेन में ज़्यादा कॉमन है मैन के कंपैरिजन में। जिस पेशेंट को सिंगल एडिनोमा होता है उनका मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सिटी इमेजिंग एक टेक्निक है जो एडिनोमा को लोकेट करने में हेल्प करती है और ये काफ़ी सेंसिटिव और स्पेसिफिक होती है। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में इंसिजन लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम होता है। सर्जरी के दौरान इंट्रा ऑपरेटिव पैराथायरॉयड हार्मोन टेस्टिंग की जाती है, ये कंफर्म करने के लिए कि बायोकेमिकल क्योर हो गया है या नहीं। कुछ केसेस में हाइपरकैल्सीमिया मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है। PTHRP मीडिएटेड हाइपरकैल्सीमिया कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा, स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ लंग, हेड एंड नेक और इसोफेगस और रीनल कार्सिनोमा में देखा जाता है। कुछ ट्यूमर साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं जैसे कि माइलोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। लिम्फोमा जैसे कुछ ट्यूमर्स कैल्सिट्रायोल प्रोड्यूस करते हैं जो कैल्शियम लेवल को बढ़ा सकता है। कुछ और कोजेज भी हैं हाइपरकैल्सीमिया के। कुछ ड्रग जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम कार्बोनेट विच कोजेज मिल्क एल्कली सिंड्रोम, लिथियम थायजाइड डायरेटिक्स और विटामिन ए भी कैल्शियम लेवल को बढ़ा सकते हैं। सार्कोइडोसिस और कुछ और ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर भी हाइपरकैल्सीमिया कोज कर सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म भी एक और कोज है। अभी तक हमने हाइपरकैल्सीमिया के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। थोड़ा कैल्शियम होम्योस्टेसिस को भी ब्रीफली रिकैप कर लेते हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है। विटामिन डी का मेन काम है इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना। ये ओस्टियोब्लास्ट पर एक्ट करता है ताकि रेंकल इंक्रीज हो जिससे ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होते हैं और कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। विटामिन डी प्रॉपर बोन फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के लेवल्स को रेगुलेट करता है। कैल्शियम पैराथायरॉयड हार्मोन सेक्रीशन को कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के थ्रू कंट्रोल करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्शियम फॉस्फेट होम्योस्टेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैल्सिटोनिन एक और हार्मोन है जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्लाज्मा में कैल्शियम और फॉस्फेट कंसंट्रेशन को कम करता है, मेनली बोन रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करके। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से सिंथेसाइज और सेक्रेट होता है। हाइपरकैल्सीमिया इसका रिलीज स्टिमुलेट करता है और हाइपोकैल्सीमिया इसको इनहिबिट करता है। कैल्सिटोनिन ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को रैपिडली इनहिबिट करता है जिससे ओस्टियोक्लास्ट मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आते हैं और ओस्टियोक्लास्ट इनएक्टिवेशन हो जाता है।
किडनी में ये कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, जिससे कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। ये फास्फोरस एक्सक्रीशन को भी बढ़ाता है। हालांकि कैल्शियम होम्योस्टेसिस में इसका रोल अभी तक फुली क्लियर नहीं है। ये टेबल डिफरेंट हार्मोन और उनके इफेक्ट को समराइज करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन बोन रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैल्सिट्रायोल विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और कैल्सिटोनिन बोन रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है। हाइपरकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो ट्रीटमेंट में गोल है कैल्शियम लेवल को नॉर्मल करना और सिम्टम्स को मैनेज करना। नॉर्मल सेलाइन बोलस यानी नॉर्मल सेलाइन बोलस वॉल्यूम रिस्टोर करने के लिए दिया जाता है, फॉलोड बाय 100 to 200 ml पर आवर इन्फ्यूजन। बाइफॉस्फोनेट्स कैल्शियम लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन 24 से 48 घंटे होता है। कैल्सिटोनिन भी उस यूज किया जाता है जिसका ऑनसेट इमीडिएट होता है, लेकिन इसका इफेक्ट 24 से 48 घंटे में कम हो जाता है। मैग्नीशियम और पोटेशियम लेवल्स को भी मॉनिटर और मैनेज करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे हाइपोकैल्सीमिया की। हाइपोकैल्सीमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम होना। सीरम में कैल्शियम 3 फ्रैक्शंस में प्रेजेंट होता है: आयनाइज्ड कैल्शियम, प्रोटीन बाउंड कैल्शियम और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स टू सीरम कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हाइपोकैल्सीमिया में क्या सिम्टम्स होते हैं? पैरास्थेसिया यानी टिंगलिंग सेंसेशन, टिटैनी, कार्पोपिडल स्पाज्म, ट्रोश्यू और चैप्स्टिक साइंस और सीजर्स हो सकते हैं। क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया में कैटरेक्ट और बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है। ये ट्रोश्यू साइन है जो हाइपोकैल्सीमिया में देखा जाता है। हाइपोकैल्सीमिया के कोज में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, थायराइड या पैराथायरॉयड सर्जरी के बाद, ऑटो इम्यून कंडीशन, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, पैराथायरॉयड हार्मोन रेजिस्टेंस दैट इज सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, विटामिन डी डेफिशिएंसी और विटामिन डी रेजिस्टेंस शामिल है। रीनल फेलियर, पेनक्रियाटाइटिस और ट्यूमरलाइसिस भी हाइपोकैल्सीमिया कोज कर सकते हैं। कैल्शियम टर्नओवर एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें कैल्शियम बॉडी में मूव करता रहता है। किडनी कैल्शियम एक्सक्रीशन को रेगुलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रीनल ट्यूब्यूल में 3 डिस्टिंक्ट लोकेशन है जहां कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और हर लोकेशन पर रेगुलेशन डिफरेंट होता है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 70% कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मेनली पैरासेलुलर पाथवे से। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में 20% कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होता है। कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर CSR कैल्शियम का लेवल को सेंस करता है और रीनल कैल्शियम हैंडलिंग को रेगुलेट करता है। फेमिलियल बिनाइन और हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया CASR म्यूटेशंस की वजह से होता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है, और यहाँ पर 8% कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये स्लाइड्स कैल्शियम होम्योस्टेसिस में पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन के रोल को फिर से हाईलाइट करते हैं। इन हार्मोन का बैलेंस कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये था कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और इसके डिसऑर्डर के बारे में। हमने हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया के कोज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिस्कस किया। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है और इसके लेवल्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सबके जवाब देने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।